डॉक्टर निरंजन देव शर्मा, आपका द अनकॉमन पीपल अनकट में स्वागत है। थैंक यू सर। आप हिमाचल के जाने माने साहित्यकार हैं, प्रकाशित कहानीकार हैं, समीक्षक हैं, शिक्षाविद हैं और आप एनसीईआरटी के सिलेबस कमेटी से भी जुड़े रहे हैं और आप भारत भारती स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। आपकी भारत भारती स्कूल की यात्रा कब शुरू हुई, इस संस्थान से आप कब जुड़े, इसके बारे में विस्तार से बताइए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मेरा ये सौभाग्य, मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि हम लोग बातचीत करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए शुक्रिया पठानिया जी आपका और आपकी टीम का। जहाँ तक भारत भारती की यात्रा का सवाल है तो लेट दयासागर जी, हमारे पिताजी, और देवा रानी जी, उन लोगों ने स्कूल शुरू किया था 1972 में। और स्कूल ये चलता रहा, प्राइमरी स्कूल रहा। हमारी माताजी बहुत ठीक से नहीं देख पाई, पिताजी तो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो कुछ लोग देखते थे यहाँ पे स्कूल। उन्होंने अच्छे से स्कूल चलाया ये। और 96 में हम लोग, यानी कि मैं और जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रतिमा शर्मा मेरी वाइफ, हम लोग 96 में जुड़े स्कूल से। तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मतलब कुल्लू, शिमला और जेएनयू अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर ये सोच के नहीं आए थे कि हमें स्कूल ही चलाना है। मैं सोचता था, एक कॉलेज में मैंने पढ़ाया भी था कुछ समय तक लीव वैकेंसी के अगेंस्ट, तो मैं सोचता था कि कॉलेज में पढ़ाऊँगा। लेकिन जब 4-6 महीने बच्चों के बीच में यहाँ काम किया तो हम इतना एंगेज हो गए कि हमने फिर कभी सोचा ही नहीं कि कोई इंटरव्यू, कोई टेस्ट या कुछ ऐसा। एक रात हमने बैठ के तय किया कि नहीं, शायद हम इसी काम के लिए हैं और हमें यही काम करना है बच्चों के साथ। तो फिर स्कूल अपग्रेड हुआ। 2000 में ये एक हाई स्कूल हो गया था, 2006 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो हम लोग ह्यूमैनिटीज़ और साइंसेस के साथ आए। कॉमर्स बाद में हुआ। अभी तीनों स्ट्रीम्स हैं, तो नर्सरी टू 10+2 विद ऑल 3 स्ट्रीम्स वी आर रनिंग दिस स्कूल। और ये एक संक्षिप्त यात्रा है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं और स्कूल कुल मिला के बहुत अच्छा कर रहा है। भारत भारती स्कूल की जो जर्नी है वो टुवर्ड्स एक्सेलेंस है। अब क्योंकि पूरी घाटी में, कुल्लू में, इवन हिमाचल में कहा जाता है कि भारत भारती स्कूल जो है वो बहुत अच्छा है। तो भारत भारती स्कूल जिला और प्रदेश के स्कूलों से किस तरह बेहतर और अलग है? कुल्लू में इस समय देखें तो बहुत सारे स्कूल्स काम कर रहे हैं और सभी अपने अपने स्तर पे सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक भारत भारती का सवाल है, तो हम लोग जब स्कूल के साथ जुड़े, एक बड़ा परिवार है भारत भारती, जिसमें 50 के करीब अध्यापक और कर्मचारी, उसके अलावा लगभग 900 के करीब स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, तो सब मिल कर के एक चर्चा चलती रहती है निरंतर। टीचर्स की ओरिएंटेशन चलती रहती है, डिस्कशंस चलते रहते हैं और शिक्षा से जुड़े बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती है। तो एक मैं समझता हूँ और मानता हूँ कि कोई भी संस्थान है, जैसे स्कूल है हमारा, तो हमें एक बहते हुए पानी की तरह, बहती हुई नदी की तरह हमें रहना है, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ ताजगी नज़र आए, कुछ ना कुछ परिवर्तन नज़र आए। एक ही ढर्रे पे नहीं चलना है। तो उस तरह की कोशिशें रहती हैं और उन कोशिशों के तहत बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे परिवर्तन हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स के इनपुट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम लोग एक परिवार के तौर पे केरला गए थे एक बार, तो हमें लगा कि अपने स्टूडेंट्स को हमें ले जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सीखने का हिस्सा है आपका। तो फिर हमने एजुकेशनल टूर्स शुरू किए। हमारे स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, अभी वो दोनों ही विदेश में फॉरेन प्रोजेक्ट्स में हैं, दीपा ठाकुर और एक और स्टूडेंट भारती हमारी रही। इन लोगों ने पूछा कि सर क्या हम इसरो जा सकते हैं? तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जा सकते हैं, और उस वक्त ईमेल वगैरह वो चीज़ें शुरू हो गई थी। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, कुछ उसका जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पास बनते सब कुछ करके। तो हमने वो बच्चों की वजह से है। देखिए, मुझे खुशी है कि उस तरह के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहती है और फिर हम उन चीज़ों पे आगे काम कर पाते हैं। तो हम उनको केरला ले गए, इसरो ले गए, कन्याकुमारी। अभी एजुकेशनल टूर हर साल होते हैं और
देश के लगभग बहुत सारे स्टेट्स स्टूडेंट्स जो हैं वो घूम चुके हैं। तो इस तरह से तब उस वक्त जो है स्कूल टूर्स आमतौर पे नहीं करते थे स्कूल्स, अभी तो लगभग सभी कर रहे हैं। फिर हम लोग कुछ वर्कशॉप्स करते रहते हैं, जैसे कि अभी कलकत्ता के एक अच्छे कथक डांसर थे, तो उनके साथ 40 इयर्स स्कूल के होते तो एक वर्कशॉप की गई 1 महीने की यहाँ पे, और एक डांस ड्रामा तैयार किया गया। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट भी पहली बार लेकर के आए। तो जो भी जैसे इंटर स्कूल कल्चरल इवेंट्स होती है, सूत्रधार एक बहुत बड़ी इवेंट है, लगातार 5 साल तक हम उसमें ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफ़ी लेते रहे हैं। अब तो बेस्ट स्कूल की ट्रॉफ़ी वहाँ नहीं होती है, लेकिन जो भी इवेंट्स होती हैं तो उसमें भारत भारती का मतलब टॉप पोजीशन लगभग हर इवेंट में रहती ही रहती है। साइंस कांग्रेस है इसके अलावा, और बहुत सारी तरह के स्टूडेंट्स के लिए तो स्पोर्ट्स हैं, साइंस कांग्रेस है, तो हर जगह काम करते रहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता है मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, या मैं अपने टीचिंग स्टाफ में भी ये बात करता हूँ कि मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं हमेशा, लेकिन दबाव नहीं होना चाहिए बच्चों पे। वो आपकी एक प्रोसेस का, एक जो एजुकेशन जर्नी का हिस्सा अपने आप वो चीज़ हो जाती है। जब हम एक्सीलेंस के लिए काम करते हैं, हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और वो रिजल्ट्स भी अच्छे दे पाएँ, तो उसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। तो उस एफर्ट का एक नतीजा होगा, वो नतीजा होगा उसका कि मेरिट में बच्चे आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे मेरिट लिस्ट में आते रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में बच्चे आगे गए हैं। और जो इसके साथ एक और अच्छी चीज़ होती है, वो हम अपने स्टूडेंट से हमेशा बात करते हैं, आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ, कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओ, तो भारत भारती लौट करके आओ और बात करो स्टूडेंट्स के साथ। तो वो स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अभी लेटेस्ट में एग्जांपल दूं तो गौरी पट्टी हमारी स्टूडेंट है, अभी वो पेरिस सेक्ले यूनिवर्सिटी में है। तो वो आई थी और बच्चों के साथ अपनी जर्नी उसने डिस्कस की। बहुत सारे बच्चे ड्यू जाते हैं, नीट जेई वाली जर्नी के अलावा एकेडमिक्स में बहुत सारे बच्चों को जाना होता है, तो वहाँ से वो उधर पहुँची जा करके स्कॉलरशिप पे। ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं वो आते हैं। दुलेराम एक हमारा स्टूडेंट था, वो फिर बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज से भी आगे अपनी स्टडीज़ करके, तो 2-3 साल लगातार बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए वो भी यहाँ पे आए। एक मीनाक्षी वधवा हमारी स्टूडेंट है, वो अक्सर आती रहती है। इसके अलावा और फील्ड, जैसे अभी हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन है राकेश कंवर जी, डिप्टी कमिश्नर थे जब वो कुल्लू में, तो भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, एक सेशंस उनके होते थे, इंटरेक्शन होती थी। और बाद में भी सेक्रेटरी होने के बाद भी वो जब किसी टूर से आए तो समय चुरा करके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए। तो वैसे और कोशिशें रहती है बहुत सारी कि लोग आएँ। आपसे मैंने बात की थी, जर्नलिज्म में आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, तो कभी आप भी आएंगे। जैसे अभी एग्ज़ाम्स का है, नया सेशन शुरू होगा, तो हम आपको आमंत्रित करेंगे, आप आएंगे तो हमारा सौभाग्य होगा और जर्नलिज्म पे बात होगी बच्चों के साथ। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, और हम भी अपनी तरह से अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। किसी भी प्रिंसिपल का जो रूम होता है, प्रधानाचार्य का जो कमरा होता है, जब हम उसमें प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे स्कूल या कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो ट्रॉफी से, एक्कोलेट से, मेडल से भरे रहते हैं, और आपके कमरे में ज़्यादा जगह है नहीं बुक रखने के लिए। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको लेके थोड़ा सा बताइए कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे पर्टिकुलरली लेट मी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स या डेक्लेमेशंस या डिबेट्स या पोइट्री, जो उनकी क्रिएटिव विधा है, वो किस तरह से आप उनको एंगेज रखते हैं उसमें, क्योंकि पढ़ाई तो है ही। जी, तो एक स्कूल कैलेंडर बनता है इस तरह से, तो ये स्कूल मैनुअल है, इसमें साल भर की एक्टिविटीज़ इसमें मेंशन रहती हैं सभी की, कभी कब क्या होने वाला है। और जो हमारा महीने का अंतिम सैटरडे रहता है,
उसमें सभी क्लासेस के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। लेकिन छोटी एक्टिविटी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अब मान लीजिए कि बच्चे हैं तो उनको अपनी शर्ट का बटन टाँकना है, उनको टाई की नॉट लगानी है, लेसेस बांधने हैं, तो मतलब वो भी एक एक्टिविटी का हिस्सा है। गैस सिलेंडर है, उसमें आपने रेगुलेटर फिट करना है। ये सारी चीज़ें हैं कि जो आपके एक व्यक्तित्व का अंग बननी चाहिए, आपके सीखने का हिस्सा हैं। तो बाकी जैसे आपने बात की स्पोर्ट्स में, तो मैं भी लेटेस्ट वाले उससे भी बात करूंगा। वैसे आंचल ठाकुर जो विंटर ओलंपिक्स में इंडिया के लिए पदक लेकर के आई थी, मुझे फख्र है कि वो भारत भारती की स्टूडेंट रही है। उसके अचीवमेंट का श्रेय उसकी मेहनत और उसके पेरेंट्स को जाता है। वो स्कूल को उस पर नाज है कि वो भारत भारती की स्टूडेंट रही है। अभी लेटेस्ट फुटबॉल में हमारी स्टूडेंट है, नेशनल तक वो गई सिलेक्शन कैंप में। तो ताइक्वांडो जो है वो हम बच्चों को, यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल तक जा रहे हैं। स्पोर्ट्स में बच्चों की एंगेजमेंट रहती है। इसके अलावा जो क्रिएटिविटी बच्चों की बनी रहे, उस दिशा में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। और जो आप एक बात और अभी पिछले सवाल में आपने कही थी कि अलग हम क्या कर पाते हैं, तो हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा संवाद स्थापित करते हैं। मैं खुद पढ़ाता नहीं हूँ अब कोई भी सब्जेक्ट, मैं काउंसलिंग क्लासेस करता हूँ। तो काउंसलिंग क्लासेस सिर्फ करियर काउंसलिंग तक सीमित नहीं है कि वो भी ज़रूरी है कि आप फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं। दुनिया जो है वो संभावनाओं से भरपूर है और आप किस तरह से कहाँ जा सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो टीनेज बच्चा है और जो एक तरह से ट्रांजिशन फेज़ में है एडल्टहुड की तरफ, उनके बहुत सारे एडोलसेंट एज में बहुत सारी उनके मन में, उनके अंदर सवाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से उनको गुजरना होता है। तो उनसे खुल कर के बातचीत हो। अभी हमारे सरकार ने भी अभियान चला रखा है नशे के खिलाफ, तो वो वाले चैलेंजेस उस तरह के भी रहते हैं कि उन चीज़ों पे भी खुल कर के बात हो बच्चों से। तो वो क्लासेस में उस तरह से हम इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से। कभी कभी मैं सुनता हूँ कि अभी टाइम बहुत बदल गया, आज की जनरेशन ऐसी या वैसी। मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। हर जनरेशन अपने आप में अच्छी है। कई बार हम ही उस जनरेशन को समझने में चूक जाते हैं। तो समय बदलेगा तो जनरेशन में तो परिवर्तन होगा ही होगा समय के अनुसार। पर वो एक गैप जब आ जाता है मेरी जनरेशन में और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जब गैप आ जाएगा तो वैक्यूम मतलब क्रिएट हो जाएगा। फिर आपका संवाद नहीं स्थापित होगा। तो वो रहना ज़रूरी है। हर एक बच्चा अच्छा होता है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना बच्चों को करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते हैं, कई बार हमारे से कर लेते हैं। तो इस तरह से भी मैं समझता हूँ कि हम कुछ क्रिएटिव कर पा रहे हैं। और अभी कुछ समय से नहीं, हम एक नवलेखन कार्यशाला करते थे स्कूल में। जो स्कूल के संस्थापक हैं स्वर्गीय दयासागर जी, उनके वो खुद भी लिखते थे। तो हमने एक नवलेखन कार्यशाला शुरू की जिसमें स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे भी जुड़ते थे आकर के। और उसमें कुछ यहाँ कुल्लू के लेखक, कुछ बाहर से भी लेखक आते थे, वो उनके साथ डिस्कशंस करते थे। अभी सपोज़ आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं कोई लिटरेचर का, तो उसमें से जो अभी ज़िंदा हैं लेखक, तो आप एक एक्टिविटी करेंगे कि वो स्टूडेंट्स क्लास के उनको लेटर लिखेंगे, तो वहाँ से आपको जवाब आता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने एक सृजन करके एक मैगज़ीन, स्कूल मैगज़ीन शुरू की। उसके कोरोना काल तक उसके अंक छपते रहे। अभी इस बार जो आ रहा है, अब डिजिटल फॉर्मेट में हम एंटर हो रहे हैं, अब फिर से उसको शुरू कर रहे हैं। तो उसमें ठीक है कि स्कूल की अचीवमेंट्स वो सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन जो बच्चों की क्रिएटिविटी है उसको वहाँ स्पेस मिलता है। एक बच्चा कुछ कहना चाहता है, डायरी लिखता है, वो कुछ कविता लिखता है, कविता की तरह लिखना चाहता है, कुछ कहानी लिखना चाहता है, वो कहीं जाता है किसी यात्रा पे, उसके कुछ एक्सपीरियंस हैं अपने, वो कुछ भी कहना चाहता है, तो उसके लिए एक स्पेस हो, वो ज़रूरी है स्कूल मैगज़ीन के। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमने सोचा कि इसको प्रिंट फॉर्मेट में लाया जाए। तो
बाकी जो आप कह रहे हैं डिबेट, डेक्लामेशन, क्विज़ हैं, साइंस क्विज़, जनरल क्विज़, ये सब चीज़ें लगातार होती रहती हैं। और कल्चर में भी जैसे जो स्कूल की संस्थापक देवा रानी जी थी, वो एक अच्छी सिंगर भी थी, तो उनके नाम से एक सिंगिंग कंपटीशन स्कूल में होता है। गुंजन करके नृत्यम नाम से एक सोलो डांस कंपटीशन रहता है। फिर जो प्री स्कूल है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एक अलग से कार्यक्रम रहता है, अभी हाल ही में संपन्न हुआ वो। और +2 का जो आउटगोइंग बैच है वो एजुरा ओल्ड एज होम के सहायता एक एक्टिविटी हर साल करता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो इंट्रा स्कूल है वो तो चलती ही रहती हैं चीज़ें। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्कूल में चलती रहती है। कई बार अभी मैं एक मीटिंग में बता रहा था पेरेंट्स को कि देखिए हम मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, वहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड में कुछ मैचेस चल रहे हैं। तो क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप 5+3+3+4 में एंटर कर चुके हैं, तो उनकी जो ज़रूरतें हैं उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ हम इसमें मेंशन करते हैं। और वो साइमल्टेनियसली एक साथ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं स्कूल में। एक प्रश्न थोड़ा सा हटके है, ये जो आप एनसीईआरटी से भी जुड़े रहे, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। 2006 में सिलेबस चेंज हुए थे, तो सिलेबस मेकिंग कमेटी है उसमें मैं जुड़ा हुआ था। बहुत एक व्यापक तौर पे वहाँ पे काम करने का जो तरीका है, बहुत सारे लोग एक टीम में होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं, स्कूल से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो उसमें किताबें बनी उस वक्त, काफ़ी समय उसमें लगता है। मतलब ऐसा है कि 5 दिन की एक बार में जो वर्कशॉप रहती है 5 दिन की रहती है, फिर आपको 1-2 महीने के बाद फिर से जाना है। तो उस वक्त मैंने वो काम किया एनसीईआरटी के साथ जुड़ कर, एक अनुभव अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव था वो मेरे लिए। प्रोफेसर नामवर सिंह जो थे, वो लैंग्वेजेस की जो कमेटी थी उसको वो हेड थे। तो उस समय की बात है, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल वो हमारी टीम के हेड थे। तो बहुत कुछ नया करने को और नया सीखने को मिला। फिर उसके बाद में कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स जो थे, जैसे जिसमें एक ही बार जाना होता था, कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग का या कुछ इस तरह की, वो चीज़ें करता रहा। अभी फिर मुझे इसी साल बुलाया गया था, तो एक सेशन में जा पाया। फिर मुझे लगा कि अभी बहुत बार जाना पड़ेगा, और जो स्कूल है या स्कूल से जुड़ी चीज़ें, नालंदा से जुड़ी चीज़ें, उसमें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं वो अपने यहाँ भारत भारती और नालंदा की कीमत पे फिर मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे मुक्त किया जाए इससे, मेरी कुछ। तो अभी फ़िलहाल बस इतनी अभी एनसीईआरटी के साथ रहा साथ। आपके स्कूल के, भारत भारती स्कूल के जो बोर्ड के परीक्षा परिणाम हैं, वो सबको चौंका देते हैं। और उसके बाद जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे बच्चों की जब एडमिशन होती है, तो वो और भी सुखद है, और लोगों को लगता है कि ये स्कूल एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट है और ये एक्सेलेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके पीछे की जो, या कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है आपकी टीचिंग की या बच्चों को तैयार करने की, कि वो you don't make much noise about your school, but when you see the results, so they speak for the school and they speak for the hard work of the students. तो किस तरह से आप उनको प्रिपेयर करते हैं? जो स्टूडेंट्स ही रिफ्लेक्शन होते हैं किसी भी स्कूल का या उनके अचीवमेंट्स हैं, तो स्ट्रेटेजी तो जाहिर तौर पे रहती है। और वो स्ट्रेटेजी इस तरह की हम ये मान के चलते हैं कि कई बार ये देखा गया है कि बच्चों के ऊपर एक दबाव होता है परफॉर्म करने का, कि आपने मेरिट में आना ही आना है, आपने ABC एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है, आप उसी के लिए बने हो, और आपको एक ही तरफ फोकस करना है, आपको बहुत और चीज़ों में नहीं उलझना इधर उधर। हमारा अनुभव ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। उन सब में अंगेज रहते हुए भी वो बच्चा परफॉर्म कर सकता है। तो स्ट्रेटेजी टीचर्स के साथ लगातार मॉनिटर करते रहना कि सिलेबस को लेकर के
आप जो आपका एग्जामिनेशन क्लास टेस्ट पैटर्न है वो चीज़ें डिस्कस करना, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करना बच्चे की प्रोग्रेस, और ख़ासकर जो बच्चों का क्लास टेस्ट है और रिवीजन है उसके लिए अलग से पॉलिसी रहती है। तो कोशिश ये रहती है कि डाउट्स जो हैं बच्चों के क्लियर होते जाएं हर तरह से, और फाइनली रिज़ल्ट्स हैं उसमें। अब हर साल की रिज़ल्ट इसी तरह से, मैं सिर्फ इसी साल की बात करूंगा कि इस साल भी 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरिट लिस्ट में थे, स्टेट मेरिट लिस्ट में। +2 की हम बात करें, 10th की बात करें, तो हमेशा ये होता है कि 10 से ज़्यादा बच्चे 90+ में होते हैं, जो अब तो टाइम ऐसा आ गया कि 98% भी किसी को कम लगता है। कम लगते हैं। पर मसला ये है कि 90s में हैं वो, तो 10 से ज़्यादा बच्चे हैं तो ऑटोमेटिकली 20 बच्चे जो हैं वो 80+ में होंगे जी। ये होगा ही होगा, बाकी 70+ में होंगे। जो ज़रूरी है वो ये है कि एक दबाव में बच्चे वो काम ना करें। हाँ, वो एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप कर रहे हैं, साल भर अपना काम कर रहे हैं, और फाइनली उस सारे काम का जो टीचर्स और बच्चे मिलकर करते हैं और जो हम स्ट्रेटेजी उनके लिए तैयार करते हैं। मैं रहता हूँ और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रतिमा शर्मा, मेरी वाइफ वो हैं, फिर हमारी वाइस प्रिंसिपल हैं रीना कात्यायन, और स्कूल में बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, लगभग 15-20 साल से काम करने वाले, और नई जनरेशन के लोग भी जुड़ते रहते हैं। जी। तो सब लोग मिल करके काम करते हैं, और हम, मुझे लगता है हम आसानी से एक बिना किसी दबाव के, बिना किसी शोर के काम कर जाते हैं। पिछले कुछ सालों में कुल्लू में बहुत सारे छोटे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो गए हैं, और प्रतिस्पर्धा लाइक लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए बताया जा रहा है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब सिर्फ यूपीएससी नहीं है, बाकी भी जगह हैं। पहले 80s में 90s में होता था कि अगर आप डॉक्टर नहीं बने या इंजीनियर नहीं बने तो आप करियर नहीं चुन सकते, या आप बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते थे, या सरकारी कोई नौकरी कर सकते थे। अब धीरे धीरे इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, और आपके पास आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट नालंदा है जी। लेकिन आप अब नालंदा नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं। तो इसका विज़न और क्या मिशन आपने रखा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है इस चीज़ को फिर से दोहराना, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये भी ज़रूरतें हमारी लिए रहेंगी, हमारे स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी। हुआ कुछ ऐसा कि हमारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ से बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स वापस आते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उस जर्नी में हमारी एक स्टूडेंट है मीनाक्षी वाधवा, अभी तो डॉक्टर मीनाक्षी वाधवा है वो, थ्रू आउट टॉपर रही है आईजीएमसी में। अभी हमने बात की तो ये उसमें ये निकल कर के आया कि हमें यहीं पे कुछ ऐसा करना चाहिए, और फिर उसने अपने एक बायोलॉजी टीचर का रेफरेंस दिया जो कि चंडीगढ़ में थे उस समय। उनसे मैंने बात की, उन्होंने बहुत गाइड किया कि कैसे चीज़ें संभव हो सकती हैं, और फिर हमने naukri.com के थ्रू जो है वो फ्लोट की वैकेंसीज़, और तब मुझे ये पता चला कि IITians भी इस सेक्टर में आते इंटरेस्टेड रहते हैं। पहले ये चीज़ें पता नहीं थी। फिर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उस जिसमें कि बहुत सारे IITians भी थे, मतलब हमने वो, अब मसला ये था कि इनमें से बेस्ट टीचर कौन हो सकते हैं जी। तो ये एक चैलेंज था उस वक्त। और नालंदा एक वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में चलना है, तो मेरी बेटियां हैं, मतलब वो लोगों ने इसको शुरू किया नालंदा को। उस टाइम में हमारी गाइडेंस थी पूरी साथ में, और पूरी प्रक्रिया में जुड़े हुए हम लोग रहे हैं शुरू से ही, और भारत भारती और नालंदा मिलकर भी काम कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स हमारे पास पहले साल से हैं। जी। तो फिर उसमें ये हुआ कि इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वही इंटरव्यू ले सकते हैं। फिर हमने बातचीत शुरू की, IITs में कुछ लोग जानने वाले थे, तो IIT के रिटायर्ड प्रोफेसर्स या जो भी लोग हेल्प कर सके, उन लोगों ने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गूगल मीट के थ्रू, और जो कैंडिडेट्स थे उनको पेपर पेन के साथ बैठना पड़ता था। तो अब जैसे केमिस्ट्री है, इवन IISc बेंगलोर से भी वो इंटरव्यू वाला जो पैनल था उसमें भी, वहाँ भी लोग जुड़े जी।
तो आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री ही अच्छा है, या आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के साथ भी जस्टिस कर सकते हैं? आपको पूरा एरिया कवर करना है ना, तभी आप एक बच्चे के साथ जस्टिस कर पाएंगे। वो चीज़ें उन्होंने इंश्योर की, और तब हम अलग अलग जगहों से फैकल्टी लेकर के यहाँ पे आए, जो कि पहले ही 8-10 साल से कहीं पढ़ा रहे थे दिल्ली में, अब और स्टेट्स में एक एक्सपीरियंस भी साथ में लेकर के आप आ रहे थे। उस तरह से एक बहुत नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि इस तरह से हमारे बच्चे पहले यहाँ से दिल्ली या चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो अब रिवर्स हो गया, अब वहाँ से टीचर्स यहाँ आ रहे हैं, और हमारे यहाँ के बच्चों को जो कल्चर शॉक लगता था या फिर खाने की रहने की दिक्कत, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सपेंसेस जो हैं आपके, उसमें लगभग आधे में, जो सिर्फ मैं इसकी फ़ी जो इसमें इन्वॉल्व रहती है उसी की बात कर रहा हूँ, तो वो भी आपके लगभग आधे हो जाता है। क्वालिटी आपको बेस्ट आपको दे पा रहे हैं यहाँ पे। उस तरह से शुरू हुआ। अब भी कोई नया फैकल्टी मेंबर आता है तो उसको उसी प्रक्रिया से गुजर के आना होता है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि अमुक फैकल्टी जो हैं वो कहीं पे पढ़ा रहे हैं और उनका 7 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ। तो उनको आ जाना है। नहीं, उनको एक उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, से गुजरना है, जिसमें कि प्रोफेसर लेवल के लोग उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। इस तरह से शुरू हुआ, और पहले साल में, उसके बाद कोरोना भी कुछ वो समस्याएं भी हो गई, लेकिन हमने रोका नहीं चीज़ें। और वो जो बैच था पहला ड्रॉप बैच, उसमें 10 बच्चे थे, 10 में से 6 का सिलेक्शन हो गया था, जिसमें एक NIT सूरत कला और बाकी NIT हमीरपुर है। इस तरह से, उस तरह से अभी तो मेडिकल कॉलेजेस में और NITs में या IIT में, अभी लेटेस्ट ज़हीन भारद्वाज IIT में सिलेक्शन हुआ है, 2 बच्चे अभी लेटेस्ट में ही जो हैं वो NIT गए हैं। तो हर साल कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ तो उसके बाद आप रिजल्ट का इंतजार करें, पहले साल से। हाँ। अब इस सब चीज़ में क्या हुआ कि हमारे जो स्टूडेंट्स, इस तरह से 1-2 तरह के स्टूडेंट्स हैं आपके पास। एक बच्चे जिन्होंने एकेडमिक्स में ही आगे जाना है, और वो बोर्ड की जो स्टडीज़ हैं उसी पे फोकस करना चाहते हैं, या फिर वो बाद में बोर्ड एग्ज़ाम के बाद कोचिंग करना चाहते हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी, एक वर्ग ऐसा भी है जो कि जिसे ये लगता है कि वो +1 +2 के साथ ही अचीव कर सकता है, उसमें वो पोटेंशियल है, तो उसके लिए स्कोप क्यों ना हो। वो भी हमने किया। और जो नालंदा की फैकल्टी है वो भारत भारती में उस बैच को पढ़ाने के लिए आती थी, और उसमें भी पहले साल से +1 +2 के साथ ना सिर्फ उन्होंने 90s में अपना बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर किया, बल्कि उनका मेडिकल कॉलेजेस में भी सिलेक्शन हुआ और NITs में भी सिलेक्शन हुआ। तो अब उसमें, अब जब आप कोई काम करते हैं, उसको मतलब आपका एक एक्सपीरियंस है वो आपको सिखाता है फिर आगे। इस एक्सपीरियंस ने हमें ये सिखाया कि इनके लिए एक अलग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, जहाँ पे कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी कम हो और फोकस्ड स्टडीज़ बच्चे कर पाएँ। तो फिर नालंदा नेक्स्ट जेन हमने प्लान किया। अब नालंदा नेक्स्ट जेन में नेक्स्ट जेन की फैकल्टी भी रहेगी और बाहर की फैकल्टी भी रहेगी, तो जो कि उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करती है। तो वो मिलके एक ही मतलब छत के नीचे जो है वो उनका पूरा पढ़ाई उनकी चलेगी और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। एक चीज़ का हमने और ध्यान रखा है कि दरअसल ऐसा करते हैं, ऐसा समझा जाता है कि जो बच्चा इंटीग्रेटेड स्टडीज़ में है उसको कुछ भी या फिर सपोज वो ड्रॉप ही ले रहा है, उसको कुछ और नहीं करना है, ठीक है, उसको बहुत फोकस होकर काम करना है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे मोमेंट भी होने चाहिए, कोई महीने 2 महीने में, कि जब आप गिटार बजा करके कुछ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या आपको एक बार जो है वो कहीं मनाली या देवधाम या देवलोक ले जाया जा रहा है, आप और एक अपने आप फिर से बैटरी आपकी रिचार्ज होगी और फिर से आप जुट गए उस काम में। तो वैसे भी हम वो एक्सपेरिमेंट किए हैं और वो ज़रूरी भी हैं। कुल्लू में फिर ऐसा था कि या तो आपके पास बोर्ड की पढ़ाई करने का स्कोप था, या फिर आप इंटीग्रेटेड स्टडीज़ में चले गए। अब एक बच्चा है वो इंटीग्रेटेड में आया और उसको 2 महीने के बाद लगा कि नहीं, मुझे तो थोड़ा सा बोर्ड पे ही फोकस करना है, ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो रहा है।
तो उसके ये उसको वो स्विच होने का उसको चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो बोर्ड को लेकर के स्टडीज़ हैं बच्चे की, जो बोर्ड को ध्यान में रख के कर रहा है, जिसने एकेडमिक्स में आगे जाना है, तो उसके लिए भारत भारती में वो बच्चा पढ़ेगा। और यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है हमारे पास। जो बच्चा इंटीग्रेटेड स्टडीज़ में जाना चाह रहा है वो नालंदा नेक्स्ट जेन जाएगा। और आप स्विच कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ, तो फ्रीडम है ना आपके पास, वो होनी भी चाहिए किसी भी बच्चे के पास। तो इस तरह से है। और ऐसा कोई इसके पीछे ऐसा बहुत, बस ये समय ने सिखा दिया हमें कि ज़रूरत पैदा हुई यहाँ पे, और उस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हमने बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश की कि हम बेहतरीन कोशिश कर सकें। डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि पिछले दिनों जो कोचिंग में या स्पेशल जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे बड़े नाम कुल्लू आना चाहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और धीरे धीरे ये एजुकेशनल हब बनता जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी तो है ही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो एक तो हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं पढ़ाई वढ़ाई के लिए, मौसम अच्छा रहता है, दिल्ली की तरह या कोटा की तरह गर्मी नहीं है बिल्कुल। तो, या पुणे की तरह, पुणे भी बहुत अच्छा एक एजुकेशन हब है, बहुत बड़ा इंडिया का। तो क्या धीरे धीरे लोगों का जो ध्यान है वो हिमाचल की तरफ आ रहा है एजुकेशन को लेके, प्रोफेशनल एजुकेशन को लेके? क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, IIT है, तो इज देयर अ शिफ्ट टुवर्ड्स गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन इन हिमाचल नाउ? दे वांट टू हैव इट। ऑफ कोर्स, आपने बिल्कुल ठीक सेंस किया है चीज़ों को। और एक बड़े और अच्छे जर्नलिस्ट की पहचान भी है कि पहली चीज़ों को आप समझ लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। आपने बिल्कुल ठीक समझा है इस चीज़ को। आने वाले टाइम में एजुकेशन हब हिमाचल तो बन ही रहा है, और कुल्लू एक बहुत बड़ा और इसकी पूरी संभावना है एजुकेशन हब बनने की। यहाँ पे बड़े नाम इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, तो वो भी अच्छा ही है। उसमें प्रतिस्पर्धा होगी, हेल्दी कंपटीशन रहेगा, और अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं तो आप ग्रो करेंगे। तो वो सब फ़ायदा जो है वो स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, यहाँ के स्टूडेंट्स को। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, तो बाहर के स्टूडेंट्स भी पढ़ने के लिए यहाँ आएंगे आने वाले टाइम में। वो लगभग उसका थोड़ा शुरुआत सी हम अभी समझ सकते हैं, लेकिन ये लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हो सकती है शुरू में, लेकिन ऐसा होगा आने वाले टाइम में। और ये कुल्लू के लिए हर लिहाज से अच्छा होगा, यहाँ के पढ़ाई के वातावरण के लिहाज से, यहाँ की इकोनॉमी के लिहाज से, हर लिहाज से यहाँ के लिए अच्छा होगा। नए अवसर लोगों के लिए पैदा होंगे। और नालंदा जो है वो हर तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए तो पहले से ही अपने शुरुआत से ही तैयार है कि उसने वो स्तर एक अचीव किया है, जो कि जिसके लिए कि यहाँ से कहीं बहुत दूर दूर स्टूडेंट्स को जाना पड़ता था, तो वो चीज़ यहाँ देने की कोशिश की है। तो ये सब अच्छा है कुल्लू के लिए। इसी से जुड़ा एक सवाल है, जो छात्र हैं जो बहुत मेधावी हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बट दे आर नॉट रिच, और वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे चंडीगढ़ जाना है, कहीं भी जाना, तो और उनके शायद माँ बाप भी ना अफोर्ड कर पाएँ कि वो किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको डाल दें, लेकिन वो इंटेलिजेंट हैं। उनके लिए आपके संस्थान नालंदा नेक्स्ट में कुछ ऐसा है कि नेक्स्ट जेन में? जी बिल्कुल, नालंदा नेक्स्ट जेन में भी और भारत भारती में भी, और ये किसी भी एजुकेशन से जुड़े हुए संस्थान की और इंसान की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर कोई इस तरह के स्टूडेंट्स हैं और अगर वो आर्थिक कमियों के कारण वो चीज़ ना पा सकें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब भी हमारे सामने कोई इस तरह से चीज़ें आती हैं, तो उसमें हम अपने लिए खुशी का अनुभव करते हैं कि हम किसी स्टूडेंट के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो ये पहले भी करते आ रहे हैं और अभी भी हमारे पास इस तरह की योजनाएं हैं कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित रूप से वो जो भी संभव होगी, हर संभव मदद, सहायता, सपोर्ट वो नालंदा नेक्स्ट जेन की और भारत भारती की रहेगी।
वो तो रहेगा ही रहेगा, वो बहुत लंबे समय से है वो। जी सर। एक और सवाल है, पिछले 20 सालों में कुल्लू में शिक्षा और शिक्षा संस्थानों का जो स्तर है वो कैसे बदला है? क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हो गए हैं। पहले स्कूल एक शायद आर लेडी ऑफ द स्नो स्कूल था, या गवर्नमेंट स्कूल था जो पोस्ट ऑफिस के पास है, और ज़्यादा स्कूल नहीं थे। तो किस तरह का क्या एक भेड़ चाल है कि आप गली गली में स्कूल खोल दो, या उसमें क्वालिटी भी है, या किस तरह से लोग एजुकेशन को लोग किस तरह से देखने लगे हैं अभी? तो दोनों ही चीज़ें हैं। अभी जो आप व्यावसायिक पक्ष भी सामने आ जाता है इन सब चीज़ों में, लेकिन आपकी प्राथमिकता जो है वो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। और उसमें ऐसे स्कूल्स भी आए हैं जो कि एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। तो आपकी पॉपुलेशन की भी ग्रोथ हुई है, और दोनों ये नियम है संसार का भी और समाज का भी नियम है कि उसमें जो जब चीज़ें इस तरह से बढ़ेंगी तो उसमें बेहतर और कम बेहतर दोनों ही तरह की चीज़ें होंगी। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनमें इस तरह का विवेक होता है और वो विकसित होना चाहिए कि बेहतरी कहाँ पे है, प्राथमिकता जो है वो क्वालिटी एजुकेशन रहनी चाहिए। तो सिर्फ दिखने वाली चीज़ में और हाथी के दांत दोनों ही तरह के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें होती रहेंगी। हाँ, लेकिन बेहतर स्कूल्स आ रहे हैं, और एक हेल्दी कंपटीशन प्रतिस्पर्धा हो तो उसमें पूरे इलाके में वो प्रतिस्पर्धा की भावना बच्चों में पैदा होती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, नालंदा नेक्स्ट जेन में आप जो छात्र पढ़ने आएंगे, कंपटीशन की तैयारी करने आएंगे, किन किन उनके लिए आप उनको तैयार करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? जी सर। तो उसमें ऐसा है कि वो आपकी बोर्ड की स्टडीज़ के साथ साथ जो मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए नीट का एग्ज़ाम रहता है, और इंजीनियरिंग में जाने के लिए जेईई एग्ज़ाम रहता है, फोर्सेस में जाने के लिए एनडीए का एग्ज़ाम रहता है। तो ये फ़िलहाल यहाँ रहेगा। इसके अलावा भी जैसे कि आइसर्स हैं इंडिया में इंस्टीट्यूट्स, 7 इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए भी यही लगभग लेवल रहता है। तो वो ऐसा होता है कि जब आप कोई 3 एग्ज़ाम, 1-2-3 एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके पैरेलल कुछ और एग्ज़ाम भी हैं जिनको आप क्वालिफाई कर सकते हो। और उसके अलावा मान लीजिए कि अब हर एक जगह एडमिशन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू है। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो भी आपको एक एग्ज़ाम से गुजर के जाना है। तो CUET है उसके लिए एग्ज़ाम। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज बेस पे एडमिशन हो रहा है, अब तो CUET आपको क्वालिफाई करना है, और हमारे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। और दिल्ली में नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे बच्चे लंबे समय से हर साल लगभग 5-6 बच्चे जो हैं वो एडमिशन लेते हैं। पहली बार ज़रूर बच्चों को भेजना उनके पेरेंट्स से बात करके कि नहीं आप भेजो, ये अच्छा है, ज़रूरी है। तो अब तो देश के बहुत सारे हिस्सों में हैं। अभी एक हमारी स्टूडेंट है, उसमें क्लैट 5th पोजीशन है अभी इसमें हिमाचल प्रदेश में। तो बच्चे कर रहे हैं वो सब मतलब एक ही एग्ज़ाम की तैयारी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करती है, ये भी हमें समझना चाहिए। जी। कोचिंग से हटके आपके साहित्य के बारे में बात करते हैं। आप बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, आपकी कहानियाँ बहुत राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आप आजकल क्या लिख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास समय मिलता है आपको? तो ये तो पढ़ना तो खुराक है मेरी, और आपको क्रिएटिव रहने के लिए बच्चों के साथ भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने का इस तरह से है कि कुछ चीज़ें मैं बार बार पढ़ता हूँ, इनवाइटिंग लगती हैं मुझे, जैसे कि मैं चेखव को बार बार पढ़ता हूँ, हेमिंग्वे को बार बार पढ़ता हूँ। और अभी एक पंजाबी ऑथर हैं अंबर परियां, उनका हिंदी में अनुदित हो गया है उपन्यास, इन दिनों वो शुरू किया है मैंने।
और मैं खुद उपन्यास जो है एक वो लिख करके वो तैयार हो चुका है, उसका फाइनल रीडिंग चल रहा है, मतलब उसमें 3 ड्राफ्ट उसके हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों से मैं उसमें था, तो ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि अभी आने वाले साल में 2025 में वो प्रकाशित हो जाएगा। और कहानियाँ भी लगभग 8-10 के करीब कहानियाँ, तो वो भी एक किताब की शक्ल बनती है अपने आप में। मुझे लगता है कि 2 किताबें आनी चाहिए 2025 में। फिल्मों में आपकी विशेष रुचि है और आपका अपार नॉलेज है फिल्मों के बारे में, क्योंकि मैंने आपको डॉक्टर मनोहर सिंह के पुण्यतिथि पे एक वक्तव्य में सुना था। जी। तो डू यू गेट टाइम टू सी गुड फिल्म्स? जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं उसके लिए समय आप कैसे भी निकाल लेते हैं, कैसे भी चुरा लेते हैं। तो मैं रात को 12-1 बज जाए तो भी मुझे फिल्म अगर कोई अच्छी देखनी है तो मैं देख ही लूँगा। और अच्छी फिल्म में बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे कि आपने सजेस्ट की, आपका बहुत अच्छा पैठ है इसमें। मैं तो उतना ज़्यादा नहीं है, जो लोग सजेस्ट करते हैं। मेरी बेटियों की बहुत रुचि है। और अब क्या है कि आपने एक उपन्यास पढ़ना है तो उसके लिए बहुत सारा समय चाहिए। अभी 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड है, तो मतलब आपको काफ़ी मैंने कोशिश की पूरा, अभी उस पर वेब सीरीज आ गई है। तो वो देख रहा हूँ, तो वो काम आप तो वो भी तो क्रिएटिव विधा है ना। तो आप एक किताब मान लो नहीं पढ़ पाए और आपने उस पर आधारित फिल्म देख ली, तो अभी आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अगर वो बेहतर बनी है फिल्म तो उसको उतनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और फिल्म में और अच्छी फिल्म में वो आप अंतर समझ ही सकते हैं कि हमेशा रहता ही रहता है। क्रिएटिविटी कहाँ पे है, आपको किस तरह की खुराक दे रही है, किस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में पैदा कर रही हैं अच्छी फिल्में। तो वो सिनेमा का एक अलग से वो पूरे मुकम्मल सिनेमा में व्यावसायिक सिनेमा से अलग वो एक धारा बहती रही है शुरू से ही लेके, और अभी तक बह ही रही है। तो उस तरह की फिल्मों में रुचि है। और एक मेरी कहानी थी चिट्टा जी, उस पे यंगस्टर्स ही थे, तो उन्होंने कहा फिल्म बनाया, तो मैंने उनको सपोर्ट किया, मतलब थोड़ा सा उसमें जितना थोड़ा कुछ उसमें फाइनेंशियल थोड़ा बहुत आना था। नशे की समस्या से जूझते हुए यंगस्टर्स की कहानी है वो। फिल्म शॉर्ट फिल्म बनी, वो उसमें यूट्यूब पे है। बहुत अच्छी, और ज़्यादा अच्छी बन सकती थी, लेकिन उतनी बेहतर तो नहीं बन पाई वो। फिर भी एक फिल्म बनी, अब उस पर फिर एक कहानी और डेवलप हुई है। वो अभी वो भी 2025 में किसी मैगज़ीन में आएगी। तो मुझे बस उस तरह से है ये, इसको मैं साहित्य से जुड़ी हुई उसका एक्सटेंशन ही मानता हूँ। सिनेमा के प्रति जो झुकाव है, रुझान है, इसी का एक्सटेंशन है। कौन सी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो अब छप नहीं रही हैं और आप उनको मिस करते हैं? तो पहल है, सबसे पहले तो एक बहुत स्तरीय पत्रिका थी ये। बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हुई हैं, लेकिन मैं हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और आशान्वित रहता हूँ हमेशा ही। और कोई एक मीडियम है तो दूसरा मीडियम उसको रिप्लेस कर देता है। अब आप देख रहे होंगे कि जो ऑडियो विजुअल मीडियम है, ऑडियो बुक्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारे उस तरह के आ रहे हैं। आप भी प्रिंट मीडियम से इस मीडियम की तरफ शिफ्ट हुए हैं। साहित्य में संगत है, और उसके समानांतर और बहुत सारे हैं। सिनेमा को लेकर के, राजनीति को लेकर के बहुत सारे लोग अलग हट करके काम कर रहे हैं। तो पत्रिकाएं और किताबें कम हुई हैं, तो ये वाला माध्यम ज़्यादा, इसमें लोगों की काम भी ज़्यादा कर रहे हैं, और इस माध्यम को लोग देख और समझ भी ज़्यादा रहे हैं। तो आपकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हों, जो क्रिएटिव आपकी एक आकांक्षाएं हैं, भूख है, वो उसके लिए रहे मिले, आपको स्पेस मिले, वो ज़रूरी है। वो कैसे मिले, वो पत्रिका के माध्यम से आए, किताब के माध्यम से आए, या फिर ये ऑडियो विजुअल माध्यम है इसके जरिए आए। मेरे लिए तो ज़रूरी है कि वो रहे, ये ज़रूरी है। हाँ, वो ज़रूर खलता है ये कि पहल जैसी स्तरीय पत्रिका बंद हो गई, या और भी कुछ पत्रिकाएं बंद होने से जूझ रही हैं पत्रिकाएं। फिर भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, निकल रही हैं, कथा देश लगातार निकल रही है।
और भी वो प्रेमवत पत्रिका निकालते, आकार निकल रही है पत्रिकाएं, फिर भी निकल रही हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो नए लेखक हैं जो लिखना शुरू कर रहे हैं या जो लिख रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि उनका जो लिखने का स्तर है जी जी। या विषय वस्तु वो चुनते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स आपका चॉइस होती है, आप किस चीज़ पे लिखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? तो इस विधा में नए लोगों का लगातार आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हम लोगों को भी कुछ नया सीखने और समझने का मौका देता है। वो चीज़ जितना आपके लिए लिखना ज़रूरी है, उतना पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें एनरिच करता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं ये तो कही जा चुकी है और ज़्यादा बेहतर तरीके से कही जा चुकी है, तो आपको रुकना पड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि पढ़ना, सुनना या देखना जो भी हो, लेकिन वो भी उसके समानांतर चलते रहना चाहिए। और कोई भी लेखक का एक अपना शिल्प होता है, अपना उसको खुद गढ़ना होता है। मतलब इस चीज़ का ये रहना चाहिए कि वो नकल ना हो, तो उसको आपका शिल्प ही अलग करता है कि आप किस तरह से अपनी बात कह रहे हैं। एक पेंटिंग बनाई और उसकी कोई कॉपी कर रहा है, वही पेंटिंग बन गई फिर से। आपने ये मुझे बहुत शानदार चीज़ आज भेंट की है, कलकत्ता दोबारा मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन इसी चीज़ को इसी तरह से कोई और करेगा तो वो तो रिपीटिशन हो जाएगा। आपको नए तरह से बनारस देखना है। हमने केदारनाथ सिंह की बनारस कविता की बात की, और अभी उस दिन एक और किसी लेखक की बनारस से जुड़ी कविता पे बात हो रही थी। तो दोनों में हमें कहने की शैली में अंतर दिखेगा। वो उसकी कथा वस्तु में जो है उसमें भी अंतर हो सकता है, कितनी डेप्थ है आपकी, कितना आप गहरे बैठ के समझ पाए हैं उस बनारस को, उसमें भी फ़र्क होगा। तो ये सब चीज़ें किसी लेखक को बेहतर भी बनाती हैं, आगे भी ले जाती हैं। और कुल्लू में एक अच्छा वातावरण है, क्रिएटिव जो इंस्टिंक्ट है लोगों में, नई जनरेशन के लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, छप भी रहे हैं, पुराने लोग भी यहाँ पे काफ़ी हैं। तो ये एक बहुत सुखद है। ऐसा हिमाचल में मुझे लगता है कि और जगह पे शायद कम है अब। और मैं इसको शिक्षा की तरह ही देखता हूँ। इवन दो कोचिंग वाला पार्ट है, उसको इंटीग्रेटेड स्टडीज़ में हम ला रहे हैं, तो उसको भी मैं यही मानूंगा कि आप एक तरह से +1 +2 की शिक्षा ही ले रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप इस स्तर पे पहुंच जा रहे हैं जहाँ पे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर ले रहे हैं। तो उसका विस्तार के तौर पे मैं इस चीज़ को देखता हूँ। और बाकी देखो, आप जैसे लोगों के साथ मिलना बैठना, ये मुझे अच्छा लगता है हमेशा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया संडे के दिन। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका जो आपने ये प्लान किया बातचीत, तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और आपकी टीम का, यंगस्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। वेरी मच, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। हैप्पी।